सो हेलो एवरीवन, हम लोग जो है वो आज अकाउंट्स की बुक 1 से गुडविल वाला चैप्टर जो है उसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जितने फार्मूलाज है वो क्लियर कर लेते हैं और पीएसआर पे चलेंगे और उसके बाद जो है वो एडमिशन पे चलेंगे। देखते हैं क्लास के अंदर हम पीएसआर और एडमिशन कवर कर पाते हैं या नहीं, बट स्टार्ट करते हैं हम गुडविल से। देखो, गुडविल जो है वो दो तरीके की गुडविल होती है। एक होती है तुम्हारी परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, परचेज गुडविल जो है वो रिकॉर्ड होती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती हैं वो रिकॉर्ड नहीं होती इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है इसको हम एज एन असेट कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक थिंग। नेक्स्ट जो है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। 3 तरीके की मेथड है गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए। एक है तुम्हारी एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी जो है 2 सब डिवीजन है। एक है तुम्हारी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरी है तुम्हारी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और कोई ये नया चीज़ नहीं है, हमने जो है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से काफ़ी टाइम कैलकुलेशन करा है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो है वो फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल जितना भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। और वेटेड में खाली डिफरेंस क्या हो जाता है, जितना भी हमारा टोटल प्रॉफिट्स होगा उस प्रॉफिट्स को हम डिवाइड कर देंगे टोटल वेट्स के साथ। ठीक है, वेटेड प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड विथ टोटल वेट्स। और यहाँ पर जैसे ही हमने ये निकाल लिया तो उसके बाद हमें निकालना है गुडविल। तो गुडविल को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि जो भी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आया है उसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर। तो सुपर प्रॉफिट मेथड को निकालने के लिए हमें जो है वो सबसे पहले चाहिए क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है आपको तो आप 2 अप्रोचेस के थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। वो है तुम्हारा, एक है लायबिलिटी साइड अप्रोच और दूसरा है असेट साइड अप्रोच। ठीक है, अगर मैं लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकालूंगी तो मुझे जो है वो क्या क्या चीज़ चाहिए, कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके अंदर से आप गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स एंड नॉट इन्वेस्टमेंट को जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच क्या हो जाएगा, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लेस गुडविल, फिक्टिशियस एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर असेट साइड अप्रोच, क्योंकि अगर मेरे पास क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि कौन सी साइड की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, असेट की या लायबिलिटी की, उसके हिसाब से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो अगर मैं असेट साइड अप्रोच की बात करूं तो ऑल असेट्स ले लेंगे हम, बट वो ऑल असेट्स के अंदर से डिडक्ट क्या कर देंगे, गुडविल, फिक्टिशियस एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी। तो बेसिकली फॉर्मूला तो यही है, ऑल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, बट ऑल असेट्स में से हम ये 3 चीज़ जो है वो नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल आएगा, असेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जैसे ही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आता है तो हमें सबसे पहले चाहिए ही होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। देन उसके बाद दूसरा हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमें निकालना आता है। तीसरा जो है वो हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। ठीक है, देन उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट निकल आएगा। और फिर सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, तो ये गुडविल जो है वो सिर्फ फार्मूला के बेस के ऊपर है। आपके पास फार्मूला क्लियर है तो आपका गुडविल जो है वो हो जाएगा। लेकिन गुडविल का क्वेश्चन अलग से आता है नहीं आता है, CBSE की मर्जी है, लेकिन गुडविल का क्वेश्चन जो है वो हम एडमिशन के क्वेश्चन के साथ मर्ज करके दे सकते हैं, जहाँ पर आपको फॉर्म की गुडविल दे नहीं रखी हैं, आपको इन मेथड्स के थ्रू पहले गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। तो आप इन मेथड्स के फॉर्मूला जो है वो अच्छे से कर लो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें तो हमारे पास 2 तरीका है। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर मुझे गुडविल निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा मुझे क्या चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। वो कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR। नेट असेट चाहिए, नेट असेट कैसे निकलेगा, ऑल असेट लेस आउटसाइड लायबिलिटी। तो देखो, जहाँ पर भी अगर हम गुडविल की कैलकुलेशंस के अंदर ऑल असेट ले रहे हैं या नेट असेट ले रहे हैं तो उसके अंदर से 3 चीज़ जो है वो डिडक्ट हो ही रही है, वो है गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाती हैं गुडविल। तो गुडविल से अगर मुझे कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल, तो मुझे क्या चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, और उसके अंदर से हम माइनस कर देंगे किसको, नेट असेट को। ठीक है, तो अगर कैपिटलाइजेशन की मेथड आती है एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो हमें एवरेज प्रॉफिट, देन हमें चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, देन चाहिए नेट एसेट, देन हमारी आ जाएगी गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर मुझे गुडविल की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, सबसे पहले मुझे इसके अंदर चाहिए नेट एसेट लेस आउटसाइड लायबिलिटी। तो सारी एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस हो रही है, और जितने भी नेट एसेट हो या ऑल एसेट हो उसके अंदर से हमें किस चीज़ की वैल्यू को हटा देनी है, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने को हमने सुपर प्रॉफिट में भी देखा कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना आता है। नेक्स्ट आता है सुपर प्रॉफिट, कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देन आ जाएगी गुडविल, तो गुडविल कैसे निकलेगी हमारी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो ये जो है वो हमारा किस चीज़ से रिलेटेड हो गया, सारा गुडविल से रिलेटेड हो गया। गुडविल की जो है वो कैलकुलेट करने की हमारी 3 मेथड्स थी, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन, और उससे रिलेटेड हमारी ये सारी चीज़ें हो गई है। एक चीज़ गुडविल के अंदर कि हमें हमेशा कौन सा प्रॉफिट लेना है, नॉर्मल प्रॉफिट लेना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा उसको देख लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हमारा कैसे निकलेगा, यहाँ पर हमें जो भी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हमारा प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम प्लस करेंगे और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लस हम कौन कौन सी चीज़ें करेंगे, जैसे कि एबनॉर्मल लॉस हो रहा है आपको, उसको प्लस कर दो। मतलब बेसिकली प्लस वो सारी चीज़ों को करना है जो हमारा एक्सपेंस है या जो हमारा लॉस है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस के अंदर लॉस बाय फायर हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है। दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है। ठीक है, तीसरा ओवर वैल्यूएशन, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक की कर दी है या अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक की हो गई है तो उसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा तो वो हमें सही फिगर नहीं दिखाएगा, और उसी तरह से अगर क्लोजिंग स्टॉक भी अगर हमारा अंडर वैल्यूड होगा तो ये भी हमें सही फिगर नहीं दिखाएगा, तो उसको हमें प्लस करना है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमें लेना है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, जो दोबारा नहीं होंगे, विच विल नॉट अकर अगेन। ठीक है, वो नॉन रिकरिंग होते हैं जो दोबारा नहीं होते हैं। देन आ जाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज़ चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि मैंने अगर कोई कैपिटल नेचर की आइटम है उसको मैंने क्या चार्ज कर दी है, रेवेन्यू नेचर की। ठीक है, तो वो तुम्हारा जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर से माइनस क्या हो जाएगी, जितनी भी हमारी प्रॉफिट है या इनकम है, अगर ऊपर सारे लॉसेस जो है वो प्लस में है, एक्सपेंस प्लस में है, तो जितनी भी इनकम है या प्रॉफिट्स है वो सारा हमारा क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो ये इसका जस्ट ऑपोजिट है, वो आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारा गुडविल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। बस यहाँ पर तुम लोगों को इतना ध्यान रखना है कि हमें जो है वो किस पे काम करना है, फॉर्मूला पे काम करना है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आप गुडविल का लेकर के करके देख लो, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि अगर एडमिशन के साथ गुडविल की कैलकुलेशन आ गई तो आपसे हो जाए वो क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट लेते हैं हम चेंज इन PSR। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या क्या चेंजेस आ रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेते हैं। चेंजेस इन PSR। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, जब जब पार्टनर एडमिट होगा तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, रिटायर होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। ठीक है, किसी की डेथ हो जाएगी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो हर सूरत हाल में आपको जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अगर चेंज इन PSR की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमें यहाँ पर ये देखना है कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो एडमिट होने की वजह से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, बिकॉज उनको अपना शेयर जो है वो उस न्यू पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और उसी तरह से अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायर के टाइम पे वो अपना एग्जिस्टिंग शेयर जो है वो छोड़ करके जाता है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो गेन करते हैं। तो 2 चीज़ के बारे में हमें यहाँ पर देखना है, एक तो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और एक तो है गेनिंग रेशियो। ठीक है,
तो अगर मैं बात कर रही हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो कैसे निकलेगा हमारा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। इससे हमारा क्या निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और दूसरा जो है वो हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो जो है वो हमारा कैसे निकलता है, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब आप निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू करोगे, तो जो भी यहाँ पर नेगेटिव फिगर आएगी वो नेगेटिव फिगर जो है वो क्या होगा, गेन, ठीक है। और जब आप गेनिंग रेशियो यूज़ करोगे, जो भी यहाँ पर नेगेटिव फिगर आएगी वो क्या होगा, सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है वो ज़रूर ध्यान में रखो। अब नेक्स्ट आ जाता है, सेक्रीफाइस जो है वो किस टाइम पे होता है, जब भी हम अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग होगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की, कि पार्टनर रिटायर होकर के जा रहा है, तो वहाँ पर जो है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करते हैं, तो वहाँ पर इस केस में गेनिंग रेशियो निकलता है। अब चाहे तुम सेक्रीफाइसिंग से निकालो चाहे गेनिंग से निकालो, आंसर्स जो है वो आपके सेम ही आने चाहिए, बट पता होना चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग में नेगेटिव वाला गेनर होता है और गेनिंग वाले में जो है वो पॉजिटिव वाला गेनर होता है, ठीक है। रिटायरमेंट में हो गया या डेथ के टाइम पे हो गई, ठीक है, ये सब में गेनिंग रेशियो निकलता है। तो ये बेसिकली जो है ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो, बिकॉज इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। देखो, जब भी पार्टनर, अगर हम बात कर रहे हैं, अभी एडमिशन से रिलेटेड बात करते हैं, वैसे तो पार्टनर एडमिट हो, रिटायर हो, डेथ हो, हर सूरत हाल में जो है वो फिर से गुडविल की कैलकुलेशन होती हैं। और गुडविल की कैलकुलेशन जो भी होती हैं, फॉर्म्स गुडविल, वो फॉर्म गुडविल जो है वो हमेशा ही कौन से रेशियो में बटेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। याद रख लो कि जब भी गुडविल की एडजस्टमेंट आती है तो ये हमेशा ही कौन से रेशियो में बटेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसके ऊपर डबल सवाल होना ही नहीं चाहिए। अगर तुमको बोला है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल होती है फॉर्म्स गुडविल की, और फॉर्म्स गुडविल की एडजस्टमेंट हमेशा ही होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। एक गुडविल और आ जाती है, वो है हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल। देखो, एग्जिस्टिंग गुडविल जो है वो किसको कहते हैं, जो ऑलरेडी तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट होगी। जब भी तुमको बैलेंस शीट दिखेगी, बैलेंस शीट के अंदर अगर असेट साइड के ऊपर आपको दिख रही है कि वो गुडविल है, तो ये गुडविल कौन सी गुडविल है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है एग्जिस्टिंग गुडविल का, एग्जिस्टिंग गुडविल जो है वो क्या होती है बेटे, वो होती है राइट ऑफ। तो राइट ऑफ हम एग्जिस्टिंग गुडविल का कैसे करेंगे, इस केस के अंदर जो है जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, तो ऑल पार्टनर्स अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। देखो, अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म, बट आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखने हैं, मेरे नाम पे बिल नहीं फटना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म आपको एग्जाम में नहीं लिखने हैं, ठीक है ना। चलो, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट कर देंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल की जनरल एंट्री, बिकॉज एग्जिस्टिंग गुडविल जो है वो क्या होती हैं, ये होती हैं राइट ऑफ, ठीक है। जब भी वर्ड राइट ऑफ आता है, इसका मतलब है कि हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, तो हमारे पार्टनर्स जो है वो हो जाएंगे डेबिट एग्जिस्टिंग गुडविल में, एंड गुडविल हो जाएगी क्रेडिट। और ये सब कुछ जो होगा वो कौन से रेशियो में होगा, ये सब कुछ होगा ओल्ड रेशियो में, ठीक है। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ रहा हो, ऐसा ना लग रहा हो कि मैम क्लास बहुत ज़्यादा बोर हो रही है, आप चुप ही नहीं हो रही हो। तो मैं बस कोशिश में लगी हुई हूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। अब जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग फॉर accumulated प्रॉफिट लॉस रिजर्व्स, ठीक है। अब देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इतने पक्के कर लो कि इसके ऊपर तो आपको जो है वो क्वेश्चन आने ही आने हैं। बस अकाउंट्स जो है वो बात किस चीज़ की करता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, भले ही आपने 100 क्वेश्चन नहीं करे हैं, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो वहाँ पर आपको जो है वो कोई नहीं रोक सकता आपके फुल मार्क्स आने से, ठीक है। बट हमें ध्यान किस पे देना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग फॉर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स का, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीज ऐसी क्या क्या थिंग है जो हमारी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स में आती हैं। जैसे जनरल रिजर्व आ गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, अब उसके बाद आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा WCR अकाउंट, उसके बाद जो है वो हमारी दो चीज़ है, एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल हो गई, एक हमारी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब ये सारे जो है वो किस में आते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो पार्टनर्स को बढ़ती क्या क्या चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ है, जनरल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, IFR पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, WCR पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर यहाँ पर इनके खिलाफ कोई कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं है तब तो ये पूरा ही बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कॉम्पनसेशन क्लेम होगा तो उसको डिडक्ट करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बेसिकली जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स है वो पार्टनर्स में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और ये सारे डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में होते हैं, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैंने लिखा है गुडविल, तो एग्जिस्टिंग गुडविल तो हम राइट ऑफ करने को भी देख करके ही आए हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी जो है वो राइट ऑफ होती हैं, तो इस केस में भी पार्टनर्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएंगे। जब भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट की बात हो रही है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, हमारे डेबिट हो जाएंगे। उसी तरह से अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और लिखा हुआ है कि इसका डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है तो उस केस में पार्टनर्स के अकाउंट जो है वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर आपकी जर्नल एंट्री आनी ही आनी है, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, अब WCR के ऊपर एक केस ले लेते हैं हम, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए। वर्कमैन पूरा लिख देती हूँ, नहीं तो मैं बोलोगे कि मैम तो बस खाली शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के ऊपर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो CBSE पूछ लेती हैं, तो आपको इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है और लायबिलिटी साइड के ऊपर आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, बोल रहा है कि WCR जो है वो प्रेजेंट है हमारे पास 90,000, ठीक है, 90,000 WCR है। तो अब डिफरेंट केसेस दे रखा है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो क्या करेंगे, जब वहाँ पर कोई क्लेम नहीं है तो क्या करेंगे, जब हमारे पास क्लेम जो है वो 45,000 का है तो क्या करेंगे। देन नेक्स्ट आ जाता है क्लेम जो है वो हमारे पास 99,000 का है, तब क्या करेंगे। और फिफ्थ ले लेते हैं कि क्लेम जो है वो हमारे पास है 90,000 का, ठीक है। तो ये सारे केसेस मैंने ले लिए हैं जितनी कि मैं ले सकती थी। इस केसेस के हिसाब से आपको यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री फ्रेम करनी है। कर सकते हो, आप कर सकते हो ना। चलो हम लोग भी करते हैं यहाँ पर। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास तो अच्छी बात है ना, WCR का कोई काम नहीं है क्योंकि हमारी वैसे ही वैल्यू रिवाइज्ड हो रही है। तो हम ये पूरा WCR जो है वो किसको बांट देंगे, पार्टनर्स को, ठीक है। अब पार्टनर्स को बांटेंगे, पार्टनर्स को मिलता है तो पार्टनर्स का कैपिटल और करंट डिपेंड ऑन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, वो आप देख लेना क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम ये सारा पार्टनर्स में बांट देंगे और ये बांटेंगे कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट केस कह रहा है कि कोई भी क्लेम हमारे पास नहीं है, तो क्लेम नहीं है तो भी यही सेम एंट्री बांट दो पार्टनर्स को। अब हमारे पास थर्ड केस कह रहा है कितना क्लेम है हमारे पास, 45,000 का क्लेम है और हमारे पास रिजर्व में कितना पैसा है, 90,000। तो अगर 90,000 में से मैं 45 माइनस भी कर देती हूँ तब भी मेरे पास 45 क्या हुआ, बचा है ना। तो ये 45 का क्या करेंगे, पार्टनर्स को बांट देंगे। तो इस केस के अंदर, थर्ड केस के अंदर हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट टू WCC वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखने हैं, आप लोगों ने एग्जाम में फुल फॉर्म लिखने हैं, ठीक है। एंड टू हमारे पास जो बच गया 45,000, देखो क्लेम 45 का है वो दे दिया, रिजर्व हमारे पास 90 है और बाकी के 45 है वो ऑल पार्टनर्स अकाउंट को मिल जाएगा। कैपिटल और करंट अकाउंट 45,000, ठीक है।
नरेशन आपको लिखना मस्ट है, ठीक है। नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चे, इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे, बिना नरेशन के जर्नल एंट्री में कोई फ़ायदा नहीं, मार्क्स कटेगा, क्यों कटवाने फ्री के मार्क्स आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि क्लेम बंटने के बाद जो बचा वो हमने पार्टनर्स को बांट दिया, और ये सब कुछ बट रहा है कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे पास क्लेम कितना है, हमारे पास क्लेम है 99,000 का। तो अगर यहाँ पर मेरे पास जो है वो WCR कितना है 90 है, बट मेरे पास रिजर्व से ज़्यादा क्या है, क्लेम है। कितने का डिफरेंस है क्लेम में, ज़्यादा कितना है, 9,000 ज़्यादा है ना। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास 9,000 ज़्यादा है तो वो कहाँ से लेकर के आएंगे, वो हम लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो WCR अकाउंट डेबिट तो होगा, जितना है उतना होगा 90,000, ठीक है। केस 4 कर रहे हैं, और उसके बाद मेरे पास 99,000, मुझे 9,000 और चाहिए, तो और पैसा हम लाएंगे कहाँ से, रीवैल्यूएशन अकाउंट से लाएंगे, ठीक है। कहाँ से लाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट 9,000 से टू, अब हमारे पास ये क्या है, CC है ना, पार्टनर्स को बांटेंगे क्या, हमारे पास तो पैसा एक्स्ट्रा है ही नहीं, उल्टा हमने रीवैल्यूएशन से लिए हैं, तो हमारा पूरा क्लेम जो है वो 99,000 का यहाँ पर ख़त्म हो गया, और यहाँ पर हमने नरेशन लिख करके ख़त्म कर दी जर्नल एंट्री, ठीक है। इससे कनेक्टेड एक जर्नल एंट्री और आएगी जब आपको एक सिंगल क्वेश्चन आता है जिसके अंदर इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि रिवैल्यूएशन से हमें अमाउंट लेना पड़ा और 9,000 हमने यहाँ पर डेबिट करा है रिवैल्यूएशन से, तो इसका मतलब है रिवैल्यूएशन पे हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस कौन बेयर करता है, पार्टनर्स बेयर करते हैं। तो साथ ही साथ हम कनेक्टेड एंट्री इसकी कर देंगे, क्या एंट्री कर देंगे, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल पार्टनर्स, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेकेंड एंट्री क्या कर दी, क्योंकि रीवैल्यूएशन पे लॉस है, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, तो ये लॉस जो है वो साथ ही साथ पार्टनर्स को बांट दो। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये सारी चीज़ें जो है वो कौन से रेशियो में हो रही हैं, ओल्ड रेशियो में हो रही है, ठीक है। आ रहा है समझ। चलो नेक्स्ट हो जाता है कि हमारे पास जो है वो फिफ्थ केस कह रहा है कितना क्लेम है, 90,000 क्लेम है, वेरी गुड। और 90,000 ही जो है वो मेरे पास क्या है, रिजर्व भी है, तो ना किसी को बटेगा ना कहीं से लेना है, बस सीधा जो है इस WCR को क्लेम में पैसा लगा दो, ठीक है। तो WCR अकाउंट हो गया डेबिट, टू हो गया WCC अकाउंट 90,000, यहाँ पर हो गया हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म। और इसके साथ साथ आई थिंक आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम IFR के बारे में, ठीक है। अब IFR है क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इसके ऊपर भी जो है वो अलग से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके भी कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत क्लियर करके जाना है, ठीक है। बहुत एक्सपेक्टेड है WCR एंड IFR के ऊपर अलग से 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन आने के लिए। तो IFR जो है, अब उसके लिए अगर मैं कहूँ कि लायबिलिटी साइड IFR दे रखा है मुझे, लायबिलिटी साइड दे रखा IFR 18,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मुझे असेट साइड दे रखी हैं 2 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं डिफरेंट केसेस ले लूँ तो डिफरेंट केस हैं कि जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दूसरा केस है कि हमारी जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तीसरी हमारे पास केस है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी है, 1,91,000। और फोर्थ केस हमें कह रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है 2,18,000, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमें कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 1,73,000, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास एक बेसिकली IFR को रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जिसके अंदर मैंने हर केसेस को ले लिया है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए एक क्वेश्चन से। तो अगर यहाँ पर IFR 18,000 है, तो फर्स्ट में जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट वैल्यू, तो इस IFR का हम क्या करेंगे, IFR को पार्टनर्स में बांट देंगे। तो एंट्री हमारी क्या आ जाएगी, IFR अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट
डिपेंडिंग अपॉन फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, और ये पूरा 18,000 जो है वो कौन से रेशियो में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। दूसरा कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2 लाख, उतनी ही मार्केट वैल्यू है जितनी की मेरी बुक वैल्यू है, तो मुझे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को एडजस्ट करना ही नहीं है ना, तो यहाँ पे पूरे 2 लाख रुपया वापस पार्टनर ले जाएंगे, तो सेम एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती हैं जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी हो जाती है, 1,91,000, ठीक है। मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से क्या है, कम है, तो हमें जो है वो उसको एज पर बुक वैल्यू लानी पड़ेगी। तो 2 लाख और 1,91,000 के अंदर जो है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा, 9,000 का, ठीक है। तो अब ये 9,000 से मुझे मार्केट वैल्यू बढ़ानी है, तो मैं कहाँ से लूँगी इस मार्केट वैल्यू को, मेरे पास IFR है ना, और IFR उतना सफिशिएंट है, मुझे चाहिए 9,000, IFR कितना है 18,000, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर IFR अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाना है, तो यहाँ पर आ जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट टू, क्योंकि IFR जो है वो मुझे सिर्फ 9,000 चाहिए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो मेरी कितनी आ गई है यहाँ पर, IFR मेरे पास कितना है, सॉरी IFR है मेरे पास 18,000 में से मुझे मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू के हिसाब से करने के लिए सिर्फ 9,000 चाहिए, तो वो 9,000 मैंने ले लिया, स्टिल 9,000 लेफ्ट इन IFR, तो ये जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है 9,000, बट ये 9,000 जो है वो बटेगा पार्टनर्स में कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट केस ले लेते हैं जहाँ पर हमें बोला गया है कि हमारी जो है वो मार्केट वैल्यू कितनी है, 2,18,000। अब ये 2,18,000 है और मेरे पास बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख, तो वेरी गुड है ना, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 18,000 से क्या है, प्लस है, बेनिफिट नहीं, क्योंकि जब भी असेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो बेनिफिट होता है हमें। तो अब इस केस के अंदर हमारे पास कैसे एंट्री पास होगी, तो इस केस को अच्छे से समझ लो, क्योंकि जब भी अगर CBSE को 3 मार्क्स की केस क्वेश्चन बनाना है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन अगर IFR से रिलेटेड बनाता है तो वो इसी केस में बनाता है, बिकॉज ये एक सिंगल केस 3 एंट्री ले जाएगा। देख लेते हैं, तीन एंट्री कैसे आएगी इस केस में। सबसे पहले तो देखो, जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा होती तो IFR का काम है, नहीं है, तो IFR को हम पहले क्या कर देंगे, बांट देंगे, बांट दो भाई, 18,000 पूरा बांट दो, ठीक है, टू ऑल पार्टनर्स। हाँ, ऑल पार्टनर्स को कौन से रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड। एक एंट्री हो गई। चलो दूसरी एंट्री, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से ज़्यादा है, 18,000 से ज़्यादा है ना, तो जब भी हमें पता है कि असेट की वैल्यू बढ़ती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर उसकी इफेक्ट जाती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम 18,000 से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और जब भी असेट की वैल्यू बढ़ती है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, वो असेट डेबिट होगा जिसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितने से बढ़ रही हैं, 18,000 से बढ़ रही हैं, वाह वेरी गुड, फ़ायदा ही फ़ायदा, ठीक है। और अब ये जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 18,000, ये रिवैल्यूएशन के ऊपर जितना प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसकी इफेक्ट कहाँ पर जाती हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाती हैं, तो साथ ही कनेक्टेड एंट्री हम कर देंगे, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स को बांट देंगे। तो जब पार्टनर्स को प्रॉफिट बढ़ता है तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या होते हैं, बोलो, बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। कितना बढ़ जाएगा, 18,000 पूरा बटेगा, कौन से रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। और ये जो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री के साथ क्या लगेगी, नरेशन लगेगी। नरेशन नहीं लिखा है ना, मार्क्स कट जाएंगे आप लोगों के, प्लीज़ ऐसी गलती मत करना, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, नरेशन पूरा लिखना, फॉर्मेट अच्छे से बनाना। IFR WCR के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने जो 2 केस लिए हैं, उसी 2 केस से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इस 2 केस को अच्छे से कर लेना। और क्या करूँ बताओ, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ, चलो 1-2 मिनट रुको, ठीक है, मैं पानी पी लूँ।
चलो इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं वो क्लियर कर लेते हैं एडजस्टिंग एंट्री के बारे में, ठीक है। जब भी हमें बोला गया है कि हमें जो है वो क्या पास करनी है, एडजस्टिंग एंट्री क्या पास करनी है, एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है। अभी एडजस्टिंग एंट्री तुम्हें क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में लिखा है विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू। हमें बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं होने देना है और हमें जो है वो पास करनी है एडजस्टिंग एंट्री या सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, एक ही बात है। तो जब भी तुमको इस तरह के क्वेश्चन दिखे जहां पर आपको बोला गया है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू पास करनी है, तो आप समझ जाओ कि वहां पर आपको जो है ये जितनी भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स है उसको बांटना नहीं है पार्टनर्स को, ये वहां पर आपको इन सब की नेट इफेक्ट निकालनी है और इस नेट इफेक्ट जो भी आएगी उसको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं आप लोगों के साथ, जैसे कि करीम, सलीम एंड रहीम 3 पार्टनर हैं, ठीक है। इनका रेशियो है 5:3:2 का और अब इनके जो न्यू रेशियो हो गए हैं वो हो गए 2:3:5, ठीक है। तो ये हो गए इनके चेंज रेशियो, क्लियर है। अब यहाँ पर जो है वो इन लोगों ने यही कहा है कि विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू हमें जो है वो इसको रिकॉर्ड करना है। तो ऐसे तो अगर जनरल केस के अंदर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अभी और है, जनरल रिजर्व दे रखा है 1,50,000, कंटिजेंसी रिजर्व दे रखा है हमें 25,000, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है हमें 75,000, उसके बाद एडवर्टीज़मेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है हमें 1,00,000 रुपया, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पार्टनर है, अब इन पार्टनर्स के रेशियो चेंज हो गए हैं और इनके जनरल रिजर्व में इतना है, कंटिजेंसी में इतना है, पीएनएल में इतना और एडवर्टीजमेंट सस्पेंड में 1,00,000 रुपीज़ है और इन लोगों को इनकी बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं होने देनी है। तो हम इस केस के अंदर क्या पास करनी है, एडजस्टिंग एंट्री। बहुत क्लियर क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्लियर इन्फॉर्मेशन होती है, तो इस केस में बेवकूफ़ी मत करना। जनरल रिजर्व जैसे हम नॉर्मल केस में बांट देते हैं पार्टनर्स को, प्रॉफिट एंड लॉस बांट देते हैं, है ना, ये सब नहीं करना है। इसके अंदर हमें जो है वो इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, नेट इफेक्ट निकालनी पड़ेगी। जब भी एडजस्टिंग एंट्री का क्वेश्चन आए सीधा आप टाइम वेस्ट किए बगैर क्या निकालोगे, नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट जो है वो कैसे निकलेगी, सेम तरीके से देखो, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ता है तो ये हमारी जो है वो प्लस फिगर है, ठीक है। देन उसके बाद कंटिजेंसी रिजर्व प्लस फिगर है, रिजर्व सारे बढ़ते हैं ना पार्टनर्स में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी क्रेडिट बैलेंस है तो ये भी हमारा प्लस फिगर है, ठीक है। बट ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है ये हमारी जो है वो पार्टनर्स में नेगेटिव फिगर है, तो ये 1,00,000 रुपीज़ जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। तो करो इसकी टोटल कितनी आएगी नेट इफेक्ट, 3,50,000 आएगी, है ना। तो 3,50,000 इसकी नेट इफेक्ट आ गई। अब इस नेट इफेक्ट को जो है वो आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो हम क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में जब भी नेट इफेक्ट निकालेंगे उसकी जर्नल एंट्री आएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के लिए जो ये हमारे पास रेशियो दे रखा है ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे और इसके अंदर जो भी गेनिंग पार्टनर आएगा वो गेनिंग पार्टनर के रेशियो को हम ये 3,50,000 वाले अमाउंट से जो है वो मल्टीप्लाइड करके निकालेंगे। जितना भी अमाउंट आएगा वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में पार्टनर्स को बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप करके देखो, जहाँ पर आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है।
अब ये जो है जब भी पार्टनर एडमिट होता है या डेथ होती है या रिटायरमेंट होती है तो वहाँ पर हर बार जो है वो आप अपने जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उसकी क्या करोगे, रीवैल्यू करोगे। तो उसके लिए आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की दो साइड है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो जब भी रीवैल्यूएशन पे इफेक्ट किन चीज़ की पड़ती हैं, सारे असेट्स की एंड सारी लायबिलिटीज़ की, ठीक है। तो जितने भी हमारे असेट्स हैं अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो हम कर देंगे क्रेडिट साइड, जितनी भी लायबिलिटीज़ है अगर वो कम हो रही हैं तो हम डाल देंगे क्रेडिट साइड, जितनी भी हमारी असेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही हैं वो हो जाएगा डेबिट, और लायबिलिटी हमारी बढ़ रही हैं उसको हम रिवैल्यूएशन के डाल देंगे डेबिट साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। दिमाग में क्या रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जाती है, असेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है। रिवैल्यूएशन से जो भी हमारा एंड में सारी इफेक्ट के बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ पर भी जैसे अभी तुम लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया कि जहाँ पर एडजस्टिंग एंट्री पास करनी थी तो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट था तुम्हारा जितने भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व से रिलेटेड। यहाँ पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू हमें जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उसकी जो है वो एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो उसके अंदर भी आपको क्या करना है, सेम तरीके से क्या करोगे, नेट इफेक्ट निकालोगे और नेट इफेक्ट निकालने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको किस में बांट दोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में। एक क्वेश्चन दे दूं इसका, चलो मैं देती हूँ इसको, और जो जो क्वेश्चन कर लेगा कमेंट सेक्शन में आंसर करो। हाँ, हेल्प के लिए तो मैं हूँ ही हमेशा। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, इंस्टाग्राम आईडी को जो है वो फॉलो कर लो, जहाँ पर तुम लोगों को कोई भी डाउट है वहाँ पर मुझे भेजो। मैंने टेलीग्राम पे भी मेरा अकाउंट है, वहाँ पर जा कर के भी जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। जो जो आप लोगों को हेल्प हो सकती है उतनी मैं आपको कर दूँगी, ठीक है। और सेंटर मेरा है डीसी चौक, जिनको भी एडमिशन लेना है आगे 11th क्लास में या 12th क्लास के अंदर तो वो आके मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। हेल्प आप लोगों को सारी मिलेगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो है वो मैं तुम लोगों को इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देती हूँ। कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग उसकी जो बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है, बुक वैल्यू है 5 लाख रुपीज़, मार्केट वैल्यू है 5,50,000, प्लांट एंड मशीनरी है 2,50,000 और मार्केट वैल्यू है 2,40,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स उसकी बुक वैल्यू थी 60,000, मार्केट वैल्यू अब हो गई इसकी 55,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो हमारी बुक वैल्यू है 60,000 और यहाँ पर हो जाएगी हमारी है 75,000, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ना क्या करना, नेट इफेक्ट। हमें पता है कि रिवैल्यूएशन के अंदर नेट इफेक्ट कैसे निकलती हैं कि जो भी असेट्स हैं या जो भी लायबिलिटीज़ है उसकी बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू को कंपेयर करो। अगर वो असेट की वैल्यू को बढ़ा रहा है प्लस करेंगे, असेट की वैल्यू को कम कर रहा है माइनस करेंगे, लायबिलिटी को कम कर रहा है प्लस करेंगे, लायबिलिटी को बढ़ा रहा है माइनस करेंगे, ठीक है। तो एक मैं तुम लोगों के साथ नेट इफेक्ट वाली चीज़ ले लेती हूँ, आगे जो है वो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग खुद निकालो और एक एडजस्टिंग एंट्री पे पहुँचो और आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करो। नहीं समझ में आता है मुझे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या टेलीग्राम पे मैसेज करो, आई विल रिप्लाई, या कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 5 लाख से कितनी हो रही है 550, मतलब मेरी असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 250 से कितनी है 240, मेरी असेट की वैल्यू कम हो रही है तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। देन मेरे क्रेडिटर्स 60 से हो रहे 55, वेरी गुड, कम हो रहे हैं तो 5,000 जो है वो मुझे फ़ायदा हो रहा है, प्लस में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 60 से हो रहे 75, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है 60 से 75 हो गई तो कितना हो गया 15,000 का मेरा जो है वो नुकसान है। तो ये हमारा कहाँ जाएगा, नेगेटिव फिगर चली जाएगी, ठीक है। तो अब इन सबको जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव करके हमारी यहाँ पर जो आएगी वो क्या आएगी, नेट इफेक्ट। और इस नेट इफेक्ट को जो है वो हम किस में करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में। जो पार्टनर गेनिंग होगा उसको हम कर देंगे यहाँ पर डेबिट और जो पार्टनर क्रेडिट होगा उसको हम कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है। तो नेट एडजस्टमेंट एंट्री हमें करनी है, क्लियर है, हो जाएगी। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो बचता है हमारा PSR से, वो है
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, किसका, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होती है कि जब पार्टनर्स यहाँ पर एडमिट हो रहा है और सारी इफेक्ट जा रही हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ रीवैल्यू हो रही हैं, तो उनके कैपिटल भी जो है वो ओल्ड रेशियो से जब नया रेशियो हो रहा है तो कैपिटल भी तो चेंज होगा। तो जो कैपिटल चेंज होगा उसके अंदर दो चीज़ हो सकती है ना, एज़ पर न्यू पीएसआर के हिसाब से हो सकता है कि आपका जो ये ओल्ड कैपिटल है वो या तो डेफिशिएंसी दिखा रहा हो, ठीक है, या सरप्लस दिखा रहा हो, है ना। तो अगर डेफिशिएंसी है तो पार्टनर जो है वो उसको फॉर्म के अंदर लेकर आएगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, बट अगर सरप्लस है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज जो सरप्लस अमाउंट है उसको जो है वो पार्टनर विड्रॉ कर लेगा। तो एज पर न्यू पीएसआर जब आपके कैपिटल्स एडजस्ट हो रहे होते हैं और उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी है तो पार्टनर पैसा लेकर के आएगा, और अगर उसके अंदर कोई सरप्लस अमाउंट है तो पार्टनर्स जो है वो उस पैसे को विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस जो है वो मैं तुम लोगों को थ्योरी पार्ट तो बस इतनी ही है, और इससे रिलेटेड जो चीज़ हैं हम एडजस्टमेंट करने के लिए कौन से कैपिटल चाहिए, एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलते हैं, आफ्टर गिविंग ऑल इफेक्ट। ऑल इफेक्ट का क्या मतलब है कि पार्टनर्स का जब भी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया उस कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने पार्टनर्स को जितनी भी चीज़ें देनी थी, रिजर्व देना है या गुड फॉर्म की गुडविल को एडजस्ट करनी है, या फिर हमें जो है वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व जितना भी है वो हो गया, गुडविल एडजस्टमेंट हो गई, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, WCR मिल रहा है, IFR मिल रहा है, जितनी भी हमारी टोटल इफेक्ट है जो भी अभी तक हमने करा है वो सारा इफेक्ट लेकर के एक पार्टनर्स का जब कैपिटल अकाउंट फाइनल बनता है तो वहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट में फिगर आती हैं वो आती हैं एडजस्टेड कैपिटल की। तो एडजस्टेड कैपिटल कैसे करेंगे कि पार्टनर के जो दो अकाउंट है ना, एक डेबिट और क्रेडिट, तो सारी इफेक्ट डालने के बाद क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे, तो जितने ही पार्टनर हैं सबकी हमारी अमाउंट आ गई, उस अमाउंट का हम कर देंगे सम टोटल। तो ये जो हमारा आएगा ना वो आ जाएगा हमारा क्या, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। क्या आएगी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, है ना। तो अब यहाँ पर ये जब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म आएगी इसको हम जो है वो किस में डिवाइड करेंगे, न्यू पीएसआर के हिसाब से। अब न्यू पीएसआर के हिसाब से हम देखेंगे कि जो हमारा ओल्ड कैपिटल है उस ओल्ड कैपिटल के अंदर क्या डेफिशिएंसी है या सरप्लस है। डेफिशिएंसी है तो लेकर आओ, सरप्लस है तो विड्रॉ कर लो, है ना। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड इतनी थ्योरी है, और जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे ना बेटा तब इसको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों के साथ आज की क्लास के अंदर क्या सारी चीज़ें ले ली हैं, हमने ले ली है यहाँ पर गुडविल से रिलेटेड और पीएसआर से रिलेटेड, और जो एडमिशन अगर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो वो आधा पीएसआर ही है, बस उसके अंदर हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। मेरी इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें, जितनी अपडेट्स होंगी आगे एग्जाम्स को लेकर के मैं सारी चीज़ें वहाँ पर डालूंगी, ठीक है।